भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की हस्ती से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, बुद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। केंद्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति नामान 4 वर्ष के लिए होती है। गठन सरकारी निदेशक, पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। गैर सरकारी निदेशक सरकार द्वारा नियमित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी। अन्य 4 निदेशक, 4 स्थानीय बोर्ड से प्रत्येक से 1। प्रमुख कार्य मौद्रिक प्राधिकारी मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है। उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस के दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा धारा 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। पहले यह काम रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता था। रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में इस समिति की सहायता करता है तथा अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के विचारों और रिजर्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीतिगत रेपो दर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंगों और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। विदेशी मुद्रा प्रबंधक मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है। उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना एवं भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना तथा उसे बनाए रखना। मुद्रा जारीकर्ता इश्यूअर ऑफ करेंसी यह करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना। विकासात्मक भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहक कार्य करना।
संबंधित कार्य सरकार का बैंकर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है। बैंकों के लिए बैंकर सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है। वार्षिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है और इसे हर वर्ष अगस्त में जारी किया जाता है। यह रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। यह रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है और इसमें शामिल होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावनाएं, अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक का कार्य, आगामी वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का विजन और एजेंडा तथा रिजर्व बैंक के वार्षिक खाते जुलाई-जून में। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, यह भी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले सांविधिक प्रकाशन है। वार्षिक रूप से प्रस्तुत यह दस्तावेज पिछले वर्ष के लिए वित्तीय क्षेत्र की नीतियां और कार्य निष्पादन की समीक्षा है। अप्रैल से मार्च तक की अवधि को कवर करने वाली इस प्रकाशन को सामान्य नवंबर-दिसंबर में जारी किया जाता है। दिसंबर 2014 से यह प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंक को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है हित में आवश्यक हो। सेक्शन 7 के तहत इस तरह की किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह निदेशक मंडल बैंक की सभी शक्तियां का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है। सेक्शन 7 के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डेप्यूटी गवर्नर की गैर मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज की सामान्य अधीक्षण जनरल सुपरिंटेंडेंस एवं निर्देशन की शक्तियां होंगी और वह उन सभी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाएगा जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालांकि आरबीआई की स्वायत्तता को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, तथापि आरबीआई को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा जाता है जो सभी वाणिज्य बैंकों, चाहे वो पीएसवी हो या निजी बैंक या विदेशी बैंक, हेतु एक समग्र निकाय है। इसमें न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियां ही निहित हैं, बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की निगरानी संबंधी शक्तियां भी निहित है। पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के मसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके मुख्य कारण है गैर निष्पादित आस्तियों की जांच के संबंध में आरबीआई का विफलता, सख्त मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी की समस्या, आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु किए गए सुधारात्मक उपाय जिन्हें सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक नहीं माना गया आदि।